पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 1 देख चुके थे, मॉडल पेपर 1 का। आज हम लोग देखेंगे पर परिकल्पना जांच से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के परिकल्पना जांच का नाम बताइए। हाइपोथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले भी पता चला। हाइपोथेसिस मतलब कुछ काम को करने से पहले, कुछ भी काम को करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और याद रखिएगा, बिना हाइपोथेसिस का कोई रिसर्च नहीं होता है। आप सोचिएगा तभी तो रिसर्च कीजिएगा ना। अब कोई बंदा सोचा होगा ना कि हम हवा में है लोहा को उड़ा देंगे, बताइए, टन में लोहा रहता है हवा में, हम लोग तो एक कांटी को हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। वो आदमी बोला हवा में उड़ा देंगे हम, तो सोचा होगा तब ना शुरुआत किया। अच्छा, जब वो सोचता है, हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप ऐसा चीज बोल रहे हैं ना जो लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये संभव है। हाइपोथेसिस का मतलब उपकल्पना या परिकल्पना, किसी काम को करने से पहले सोचना। रिसर्च का बेस यहीं से शुरू होता है, जन्म यहीं से होता है रिसर्च का। जब हम सोचेंगे तभी हम रिसर्च करेंगे, नहीं सोचेंगे तो कोई रिसर्च नहीं। जैसे भारत के लोग कभी कोई चीज नया चीज सोचते नहीं, तो रिसर्च कहाँ हो रहा है भारत में। लेकिन जापान सोच रहा है। अब सोचिए, जापान 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला बुलेट ट्रेन का सोच रहा है, और ट्रायल भी मार दिया, ट्रायल भी बना के कर दिया। सोच रहे 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, कि गाड़ी का स्पीड क्या होगा, पटरी उसका संभाल पाएगा, भारत का पटरी संभाल पाएगा, इंडियन रेलवे का कबड़ के फेंका जाएगा 720 वाले में। तो भाई कैसे वो कर रहा है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले वहां के लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। वही चीज यहाँ देखिए क्या लिखा है। परिकल्पना शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ यह है कि यह कुछ प्रकार के उपकथन है, मतलब एक स्टेटमेंट है जो किसी जांच के अनुमानित कथन, यानी किसी जांच को करने के लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो कथन है, जिसकी जांच साबित करना चाहता है, जांच करके उसको साबित करना चाहता है कि यह कथन सही है। परिकल्पना शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, परि और कल्पना। देखिए, हाइपोथेसिस शब्द है, हाइपो और थेसिस। हाइपो का मतलब क्या होता है, तत्कालिक या सत्यापन के अधीन, और थेसिस का मतलब होता है किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में कथन, यानी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट कहते हैं उसको थेसिस कहते हैं। और हाइपो का मतलब होता है कि किसी भी जो है सत्यापन के अधीन है, यानी उसको सत्यापित करना है। हाइपोथेसिस का सही वध होता है समस्या के समाधान के संदर्भ में टिकाऊ कथन। एक ऐसा स्टेटमेंट बोलिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं थेसिस। क्या बोलते हैं, थेसिस। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। और जब तक आपका थेसिस तैयार नहीं होगा तब तक रिसर्च तैयार नहीं होगा। रिसर्च करने से पहले आपको थेसिस करना जरूरी होगा। हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है, एक अस्थायी अनुमान या सामूहिक अनुमान जो अवलोकन के तहत स्थिति को स्पष्ट करता है। हाइपोथेसिस एक ऐसा टेम्पोररी एस्टिमेशन है जो ये बताता है कि किस तरह से आप अपने काम को कर सकते हैं या आपका सिचुएशन क्या है उसको स्पष्ट करता है। यह एक शुद्ध अनुमान या अनुमान है जिसे तथ्यों या शर्तों की व्याख्या करने के लिए अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है। कि ऐसा अनुमान है जो शर्तों और तथ्यों की व्याख्या करने के लिए टेम्पररी रूप से तैयार किया जाता है। जो हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब एक जो आप कथन सोच रहे हैं, एक जो थिंकिंग सोचे कि हमको ये काम करना है रिसर्च के ऊपर, तो एक नल हाइपोथेसिस होता है। बोलता है नल हाइपोथेसिस वह परिकल्पना जो इसके संभावित अस्वीकृति के लिए बनाई जाती है, जो रिजेक्शन के लिए बनाई जाती है, नल हाइपोथेसिस कहलाती है, जहां पे स्वीकार और अस्वीकार दोनों हो सकते हैं। यहाँ देखिए, एक ऐसी परिकल्पना जो परीक्षण के बाद उसको स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है, उसी को नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी अगर आपने कोई ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट किया जो आप खुद भी डाउट में हैं कि हो सकता है ना भी हो और हो सकता है हाँ भी हो। जैसे कोरोना का दवा जब खोजा जा रहा था, तो क्या डॉक्टर को पता था कि हम ढूंढ लेंगे? कोई भी डॉक्टर बताता था कि हम ढूंढ लेंगे, आप हमको 2 महीना दीजिए? कोई डॉक्टर नहीं बताता था। यहाँ पे क्या था, कौन सा हाइपोथेसिस था, नल। बोलता था ट्राई कर रहे सर, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो जहां आपका रिसर्च एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, उसी को हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। नल हाइपोथेसिस समझ में आया, जहां पे आप जो परिकल्पना कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो स्वीकार भी हो सकता है और अस्वीकार भी हो सकता है, इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, तो प्रत्येक सूर्य सूर्य शून्य परिकल्पना के साथ। अच्छा एक बात बताइए, पहले समझिएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ में आएगा कि हर नल हाइपोथेसिस के साथ एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रखना चाहिए। अब समझिएगा, एक आदमी क्या कर रहा है, कोरोना का दवा बना रहा है, ठीक है।
तो नल हाइपोथेसिस लेके बना, उसको शुरुआत में एकदम बिल्कुल अता पता नहीं कि मेरा सक्सेस होगा फेलियर होगा, तो दो चीज हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है नहीं। अब मान लो सक्सेस हो गया तब तो वाह वाही है, वल्ले वल्ले। अगर फेलियर हो गया तब क्या करोगे, तो बोलता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, तब इसका एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढेंगे कि और क्या कर सकते हैं। अगर फेल हो गया तब क्या कीजिएगा, तब दूसरा ऑप्शन लगाएगा, वही चीज लगाएगा दूसरा ऑप्शन। तो बोलता है कि अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे, जैसे एक बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी के लिए, सफल हो गया वल्ले वल्ले, फिर टेंशन नहीं। क्या लगता है गारंटी दे देता है कि हम आईएएस बन के लौटेंगे, बोल तो जोश में जरूर देता है लेकिन गारंटी नहीं। तो अगर सफल हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फेल हो गया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना के रखता है कि अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं जेपीएससी लिखेंगे, फेल हो गए तो कोई बात नहीं एसएससी लिखेंगे, फेल हो गए तो कोई बात नहीं बिजनेस करेंगे। उसके पास क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि नहीं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हर नल हाइपोथेसिस के साथ जुड़ा होता है, हर शून्य परिकल्पना के साथ जो जुड़ा, देखिए प्रत्येक शून्य परिकल्पना के साथ एक अन्य परिकल्पना जुड़ी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव। कि भैया अगर फेल हो गए तब क्या, तब अल्टरनेटिव रास्ता क्या होगा, समझ गए, अल्टरनेटिव रास्ता आपके पास क्या होगा। अगर ये लेके चलते हैं तो रिसर्च में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आप हमेशा रिसर्च में फंसेंगे। क्योंकि 1.5 साल से मेहनत कर रहा है कोई आदमी, पैसा लगाया, पूरा पूरा पैसा खर्च किया है, 1.5 साल से मेहनत कर रहा है, और अगर नहीं हुआ तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम लोग मंगलयान पर जब जाने का सोच रहे थे तो कौन सा हाइपोथेसिस चल रहा था, नल, कि या तो जब पहुंच जाएंगे या तो बर्बाद हो जाएगा। बात समझ गए। अब मान लो कि पहुंच सक्सेस होने का जो वहां था इतना दूर है ना यहाँ से, जब हम जा रहे थे तो इतना दूर है, चंद्रयान को जब हम भेजे तो वहां तक फ्यूल ले जाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। जितना ईंधन डालेंगे तो ईंधन डालेंगे, ज्यादा ईंधन लेके जाएगा तो मोटा भारी बनेगा, और भारी बनेगा तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। ज्यादातर देश क्या कर रहे थे, इसके कारण ही समस्या में फंस रहे थे कि भारी हो जाता था, ज्यादा दूर पहुंच नहीं पा रहा था। अब भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, पैसा कम था, तो क्या किया, उसमें सोलर पैनल लगा दिया। क्या बना दिया, सोलर पैनल। सोलर पैनल लगा दिया और स्पीड बढ़ा के अब फिर यहाँ से बंद कर देता था, इंजन बंद कर देता था। तो मान लो गाड़ी कैसे होता है, तेल कम है तो स्पीड बढ़ा के इंजन बंद कर दी, गाड़ी दूर चलेगा ना जी, फिर स्पीड बढ़ा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से बंद करके धक्का दे दे के पहुंचा दिया। अब फिर सोलर पैनल खोल दिया, जहां से सनलाइट आया वहां पे, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी सोलर पैनल खोल दिया तो सोलर पैनल से चलने लगा, यानी तब वो पहुंचा। बात समझ में आया। ये चीज को समझना कि आपके पास अल्टरनेटिव, अब आप बताइए अगर ईंधन खत्म हो जाता वहीं रुक जाता तो क्या किया था, सोलर पैनल उसमें लगा दिया था। जैसे देखा ईंधन खत्म होने वाला, सनलाइट आ रहा है तो सोलर पैनल खोल दिया, सोलर से फिर चलने लगा वो, और मंजिल मंजिल तक पहुंचा दिया 1 महीने में, 1 महीना 1.5 महीना जो भी समय लगा। तो क्या किया वो, एक अल्टरनेटिव रास्ता पकड़ के चलता है कि अगर ये फेल हुआ, ज्यादातर हो क्या रहा है, इंजन फेल हो जा रहा है क्योंकि लगातार चल रहा है चल रहा है चल रहा है, या तो ईंधन खत्म हो जा रहा है या तो इंजन फेल हो जा रहा है। तो भाई अगर ईंधन खत्म हो गया रास्ते में बीच में, मान लिया हम लोग अनुमान लगाए कि यहाँ से वहाँ इतनी दूरी है, इतना ईंधन में काम चल जाएगा, लेकिन आधा जगह जाके रुक गया और लग रहा है कि ईंधन खत्म हो रहा है, जा ही नहीं पा रहा आगे, तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देके गया सर सोलर पैनल भी इसमें लगाओ, अगर ईंधन खत्म हुआ तो सोलर पैनल हमारा बैकअप देगा और हम पहुंच जाएंगे मंजिल तक। तो ये है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जहां पे हम एक अल्टरनेटिव रास्ता लेके चलते हैं कि अगर हमारा हाइपोथेसिस सही नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, इसी को हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। देखिए एक टेस्टिंग है, एनोवा टेस्टिंग, बताया था आपको, ची स्क्वायर टेस्ट, पाई स्क्वायर टेस्ट, उस तरह से एक एनोवा टेस्ट होता है। पूछेगा एनोवा टेस्टिंग क्या होता है, एक टेक्निक है एनोवा टेस्टिंग टेक्निक। तो बोलता है एनोवा तकनीक से आप क्या समझते हैं और एनोवा के मूल सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो बोलता है एनोवा का अर्थ होता है विचरण का विश्लेषण, जो विचरण मतलब समझते हैं, डेविएशन, डेविएशन का विश्लेषण का, डेविएशन नहीं जानते आप लोग, जो डीएक्स निकालते हो मीन में, एक किसी को मान लेते और सब में लेस करके डीएक्स निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्स। तो बोलता है कि डेविएशन का विश्लेषण करना यह एक सांख्यिकी तकनीक है, यह स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका उपयोग कब किया जाता है, एनोवा मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है, दो या दो से अधिक समूहों के साधनों की तुलना करने के लिए। दो समूह है मान लो कि ए और बी, तो इसका अगर तुलना करना हो तो तुलना के लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, एनोवा टेस्टिंग का। दो या दो से अधिक साधनों की तुलना करने के लिए जिस कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, एनोवा टेक्निक का, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंस है या नहीं है, महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं, एनोवा टेस्टिंग करते हैं। कोई दिक्कत है। यह आमतौर पर अनुसंधान यानी रिसर्च और डेटा एनालिसिस में किया जाता है।
यानी आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करता है, इसका इस्तेमाल करता है रिसर्च के काम में और जो डेटा एनालिसिस का काम करता है। जैसे अभी चुनाव में देखिए डेटा एनालिसिस हो रहा है, 1 तारीख को जैसे वोटिंग पड़ेगा शाम में आपको एग्जिट पोल मिल जाएगा, तो क्या कर रहा होगा, कोई डेटा को एनालाइज कर रहा होगा। तो डेटा एनालिसिस में इस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है और रिसर्च में इस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2 ही जगह पे इनोवा टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इनोवा का मूल सिद्धांत डेटा में कुल भिन्नता को भिन्नता से विभिन्न स्रोतों में विभाजित करने के विचार के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इनोवा टेस्टिंग की बात करें तो जो टोटल डेटा है, डेटा में जो टोटल डिफरेंसेस है उसको हम चेक करते हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। मुख्य लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि क्या समूह के साधनों के बीच देखे गए अंतर इतने बड़े हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है या उन्हें छोड़ दिया जाए। ये चेक करता है कि 2 साधन अगर मेरे पास है, एक ए और ए बी, तो इसके बीच अंतर आ रहा है तो क्या बहुत बड़ा अंतर है क्या, अगर छोटा मोटा अंतर है तो इग्नोर कर देंगे। तो ये चेक करता है कि बड़ा अगर अंतर है तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अगर छोटा मोटा अंतर है तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इनोवा टेस्टिंग, इसमें भी हम लोग वही करते हैं, नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा नल हाइपोथेसिस को HO लिखते हैं, HO, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या लिखते हैं, HA। क्या लिखते हैं, HA। तो नल हाइपोथेसिस में इनोवा टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो बोलता है कि नल हाइपोथेसिस में इनोवा टेस्टिंग के लिए तो इनोवा में पहला कदम शून्य परिकल्पना स्थापित करना है। यानी इनोवा टेस्टिंग के अंदर सबसे पहला काम होता है कि नल हाइपोथेसिस को मेंटेन। नल हाइपोथेसिस मतलब ऐसा हाइपोथेसिस जहां पे 2 ऑप्शन मेरे पास रहता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मानता है कि तुलना किए जा रहे समूहों के साधनों के बीच में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि जो 2 साधन है दोनों के बीच में जब तुलना कर रहे हैं तो कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है वैकल्पिक परिकल्पना शून्य परिकल्पना के विपरीत है। ये बोलता है क्या कि अंतर नहीं है, ये क्या बोलेगा, कुछ तो अंतर है, यहाँ लिखा है विपरीत है। इससे पता चलता है कि कम से कम एक समूह ऐसा है जिसका माध्य दूसरे समूह से क्या है, यानी ये बोलता है कि 2 समूह जिसकी तुलना की जा रही है उसके बीच में कोई अंतर नहीं है, जबकि ये क्या बोलता है कि अंतर है, दोनों समूहों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और अगर बोल रहा है कि कोई अंतर नहीं है तो नल हाइपोथेसिस है। उसके बाद एक और इनोवा टेस्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएंस पार्टीटोनिंग। इनोवा डेटा में कुल भिन्नता को 2 घटकों में विभाजित करता है, समूहों के बीच भिन्नता अस्पष्ट भिन्नता और समूहों के बीच में भिन्नता का अस्पष्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर वेरिएंस हम निकालते हैं तो वेरिएंस के जरिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट ऐसा होगा जिसमें स्पष्ट भिन्नता होगा, मतलब साफ साफ दिखेगा कि दोनों में डिफरेंस है, और दूसरा पार्ट ऐसा होगा जहां पे स्पष्ट भिन्नता नहीं है यानी अस्पष्ट है, अनएक्सप्लेन्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे साफ साफ नहीं दिख रहा है कि डिफरेंस है। तो 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। एक्सप्लेन्ड जो है वेरिएंस, जो हम लोग जहां 2 पार्ट में बांट रहे हैं उसमें से एक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है, देखिए 3 के अंदर ये है। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलता है यह डेटा में परिवर्तनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है, क्या चेंज हो रहा है वो बताता है, जिसे समूह साधनों के बीच अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन है डिफरेंस आने का, और यहाँ पे आप डिफरेंस को नहीं निकाल पाते हैं, यहाँ पे डेटा के डिफरेंसेस को आप नहीं निकाल पाते हैं, वो होता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, जहाँ पे आप डेटा के डिफरेंसेस को नहीं निकाल सकते। एफ रेशियो यहाँ पे होता है इनोवा में, तो एफ रेशियो टेस्टिंग होता है इनोवा में, बहुत सारे इनोवा में टेस्ट है। तो बोलता है इनोवा स्पष्ट विचरण समूहों के बीच भिन्नता के आकार की तुलना अस्पष्टीकृत विचरण समूहों के भीतर भिन्नता के साथ करने के लिए एफ परीक्षण करता है। बोलता है कि इनोवा टेस्टिंग के अंदर जो ये फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है स्पष्ट और अस्पष्ट, उनके बीच के डिफरेंस को जानने के लिए कौन सा टेस्टिंग करता है, एफ रेशियो टेस्टिंग करता है। क्या कहता है, एफ टेस्टिंग करता है। आप लोग शायद पीछे पढ़ा गया होगा एफ टेस्टिंग। सिग्निफिकेंस टेस्ट होता है, बोलता अंत में इनोवा शून्य परिकल्पना की धारणा के तहत देखे गए एफ टेस्टिंग को प्राप्त करने की संभावना का आकलन करता है। इस संभावना को पी वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी वैल्यू। और यदि पी वैल्यू पूर्व निर्धारित महत्व स्तर से छोटा हो तो वैकल्पिक परिकल्पना के पक्ष में सूर्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि कम से कम कुछ समूहों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब इस टेस्ट के जरिए हम यह आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो अभी हम लोग पढ़े कि नल हाइपोथेसिस जो होता है इसमें ये बताता है कि कोई अंतर नहीं है,
और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताता है कि कोई अंतर है। तो जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट, तो हम लोग ये इसको खारिज कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? खारिज कर देते हैं। देखिए शून्य परिकल्पना को खारिज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और हम लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताता है कि दो समूहों के बीच में डिफरेंस है। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिसर्च प्रोसेस को समझाना है। हाइपोथेसिस का क्वेश्चन अगर आएगा बिना तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा अलग लगेगा। आप उससे अच्छा शोध प्रक्रिया को देखिए। रिसर्च करने जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी चीज़ का रिसर्च करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करें? वही प्रक्रिया है। देखिए यहाँ प्रोसेस लिखा है सब, सबसे पहले क्या करेंगे? इतना ही काम करना बस। रिसर्च प्रक्रिया प्रोसेस में सबसे पहला काम करेंगे, समस्या को डिफाइन करेंगे, तब ना उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जी रिसर्च क्या है? सॉल्यूशन ढूंढना। तो पहले आपको प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए किसका। जैसे आप करना चाह रहे हो रिसर्च, तो किसका करोगे? किस पर रिसर्च करोगे बताइए? आप क्या ढूंढोगे? पता तो चलना चाहिए ना। आप कोई आदमी नहीं बोल रहा कि नहीं ना हम ऐसा ढूंढेंगे ना, ऐसा मोटरसाइकिल बनाएंगे ना जो पानी से चले, पानी से चलने वाला मोटरसाइकिल। तो सबसे पहले से क्या गया उसके पास? प्रॉब्लम, कि ऐसा इंजन बनाना है जो किससे चले? पानी से। प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया तब ना सॉल्यूशन ढूंढेगा। प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? प्रॉब्लम ढूंढ लिए। प्रॉब्लम क्या है? कि पानी से चलने वाला हमको इंजन बनाना है, ताकि आने वाले समय में हमको पेट्रोल का टेंशन नहीं रहे, और भी समुद्र के पानी से, खारा पानी से जो फ्री में मिलता है, उससे हम चलाने के लिए सोच रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम आ गया कि खारा पानी से हमको क्या बनाना है? बाइक बनाना है, उसका इंजन बनाना है जो खारा पानी से चले। अब क्या करोगे बताओ? बस आप सोच लिए तो शुरू हो जाएंगे कल से? नहीं, दूसरा काम क्या करोगे? देखोगे कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा पागल मेरे जैसा था क्या जो ऐसा सोचा होगा। पता चला हाँ जी, टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर था, वो ऐसा सोचा था और उस पर रिसर्च किया था। तो उसके लिटरेचर को पढ़ेंगे, उसके रिसर्च को पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे कि वो क्या कहाँ तक पहुंचा, सफल क्यों नहीं हुआ वो बनाने में। पढ़ेंगे ना जी, कहाँ फेल कर गया वो। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारा चीज़ मेरे जैसा ही सोच रहा है, लेकिन इसके कारण ये फेल हो गया। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, किसी के लिटरेचर को पढ़ेंगे जो ऐसा काम किया है पूरी दुनिया में। लिटरेचर पढ़ने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाइए, आप प्रॉब्लम के लिए बनाइए, हाइपोथेसिस बिल्ड कीजिए, आप अपना सोच बनाइए। जब इसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो बताओ जी, हम कोई काम कर रहे हैं और मेरे जैसा ही कोई काम पहले कर चुका है, तो हम उसके बारे में जब पढ़ेंगे, उसका पूरा कहानी पढ़ेंगे, तो हमको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा ना, कि यहाँ फेल हुआ है, ये इसके कारण फेल हुआ है, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे। तो हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग तय करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन तय होने के बाद आपको शुरू करना होगा डेटा का कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद क्या होगा? डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बाद आप पूरा जब एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस का मतलब था डिटेल स्टडी। आप लोग पढ़े हैं एनालिसिस के लिए? आप लोग पढ़े होंगे, स्टैट्स पढ़ते थे, स्टैट्स। तो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन पढ़े हैं? सब किसके अंदर आता है? तो डेटा एनालिसिस मतलब पूरे स्टैटिस्टिक्स का काम कर लीजिए। तो जब सब कंक्लूजन निकाल लेंगे तो फिर क्या करें? सब कुछ कैलकुलेट कर लिए, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। तब आप क्या करेंगे? एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अच्छा, खाली कैलकुलेट नहीं करना है कि क्वेश्चन दिया रहेगा निकाल लेना, आपको सबको निकाल के उसको जांचना है कि सही है कि गलत है। तो जब सब टेस्ट कर लीजिएगा तब आप एक कंक्लूजन में पहुंचिएगा कि जैसा डेटा एनालिसिस करने के बाद हमको समझ आ रहा है उस हिसाब से ही है। उसके बाद क्या करेंगे? रिपीट द स्टडी फॉर जनरलाइजेशन। फिर आपको क्या करना होगा? सामान्यीकरण करने के लिए उस अध्ययन को दोहराना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कि कुछ तो मिस्टेक हो रहा है तो वो देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी दुनिया को बताने के लिए क्या करना होगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, अपने स्टडी को। नहीं तो होता है क्या कि आप काम करते जा रहे हैं, फिर आप ही भूल जाएगा हम ही किए हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा ताकि दुनिया को आप बता सके। तो ये है रिसर्च का पूरा काम। सबसे पहले क्या काम है? प्रॉब्लम को डिफाइन करें। प्रॉब्लम जिसके पास नहीं ना वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा। आप लोग सोच सकते थे कि बालू के ऊपर बिल्डिंग बन सकता है? सऊदी अरबिया ढूंढ के दिखा दिया। सऊदी अरबिया बालुए के ऊपर ना बिल्डिंग बना दिया जी, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बना दिया। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा नाम है। बुर्ज खलीफा बना है, किस पर बना है बताइए? वो बालू ना है सऊदी अरबिया में। सोचिए बालू के ऊपर उतना बड़ा बिल्डिंग बना देना। तो ढूंढा ना वो कहीं ना कहीं से कि भाई प्रॉब्लम तो है कि मेरे यहाँ बालू हर जगह है। अब आप उतना बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो क्या करेंगे? मिट्टी तो मिलेगा नहीं, तो बालू के ऊपर बिल्डिंग बना दिया और उतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा।
यहाँ 20 तल्ला रहता है तो हम लोग को लगता है कितना बड़ा है, कैसे टिका होगा नीचे जमीन पे, और बालू के ऊपर टिका दिया, कैसे बना दिया, पानी उस कहाँ से लाया, पानी उसके पास शॉर्टेज है, इस बार स्थल में पानी मिलता है रेगिस्तान में, बालुई क्षेत्र में पानी बहुत कम मिलता है, तो कैसे लाया, तो जो बड़ा जिसको जो प्रॉब्लम मिल रहा है ना वो समस्या ढूंढ रहा है। जापान में हर साल तूफान आता है, भूकंप के झटके आते हैं, जापान देखिए ठीक कर लिए। तो जो प्रॉब्लम झेल रहा है उसका सॉल्यूशन वो ढूंढेगा। तो पहला प्रॉब्लम, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा क्या है हाइपोथेसिस बिल्डिंग, चौथा क्या है डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, पांचवा क्या है डेटा कलेक्शन, छठा क्या है डेटा एनालिसिस। इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करो और सबसे लास्ट में क्या करना है रिपीट करो, ठीक है। बोलता है कि टू रिपीट द स्टडी फॉर जनरलाइजेशन, आप अध्ययन के लिए उस चीज को रिपीट कीजिए, वही बात नीचे लिखा हुआ है, पढ़ा जा सकता है, और स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं। आज हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, सेट 2 अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इसमें हिंदी खाली लिखा हुआ है, इंग्लिश है ही नहीं। अच्छा, लिकट मेथड एक दिया हुआ है, लिकट मेथड का दिया है कि मेरिट और डिमेरिट बताइए। लिकट मेथड होता है डेटा, हम लोग रिसर्च करने के लिए लिकट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिकट मेथड का मेरिट और डिमेरिट दिया हुआ है कि उसका रिसर्च का मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। तो हम लोग गुण देख रहे हैं लिकट मेथड का, और उसका डिमेरिट देखिए यहाँ पे, ये गुण ही है, और उसका डिमेरिट हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। लिकट मेथड जिसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका मेरिट और डिमेरिट पूछ रहा है कि क्या अवगुण है, क्या गुण है और क्या अवगुण है। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा।